हेलो जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम बैक टू फिजिक्स रिसोर्स सेंटर 2.0। और आज के इस वीडियो में हम लोग अपने इस विद्युत धारा की जो न्यूमेरिकल सीरीज है इसको बिल्कुल द एंड करने वाले हैं, क्योंकि आज का ये वीडियो जो है वो फाइनल है विद्युत धारा का, उसमें प्रभाव और विद्युत धारा पर जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर के न्यूमेरिकल्स थे उसमें से जो महत्वपूर्ण प्रश्नों का पैटर्न था मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ और ये लास्ट वीडियो जा रही है उसकी। और मैं इसके बाद उम्मीद करूँगा कि आपको इस चैप्टर से जितने भी आने वाले न्यूमेरिकल्स होंगे वो आप सॉल्व कर लेंगे, उसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। इसके बाद मैं एक और लेक्चर लूँगा, मतलब एक और वीडियो लूँगा उस पर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, और उसके जो बचे हुए जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे वो समाप्त हो जाएंगे, ठीक ना। तो अब हम लोग प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने शायद इस पर एक चालक तार का प्रतिरोध 10 ओम है और इसकी लंबाई को दोगुना और अनुप्रस्थ क्षेत्रफल को आधा करने पर उसके नए तार का प्रतिरोध ज्ञात करना था। तो इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर चुके थे। अब इसके साथ हम लोग अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये 2020 का प्रश्न है और अलग एक फार्मूले पर है, अलग कॉन्सेप्ट पर है। तो इसको मैं बताता हूँ क्या है प्रश्न। तो एक तार के सिरों का भी विभवांतर 1.5 वोल्ट है, उसमें धारा प्रवाहित करने से 20 सेकेंड में 15 जूल ऊर्जा प्राप्त होती है। तार में प्रवाहित धारा की गणना कीजिए, ठीक ना। देखिए क्या क्या आपको दे रखा है, ठीक ना। सबसे पहले आपको दे रखा है V बराबर तार के सिरों का भी विभवांतर 1.5 वोल्ट दे रखा है, ठीक ना। इसके अतिरिक्त आपसे और कह रहा है कि उसमें धारा प्रवाहित करने पर 20 सेकेंड में, यानी कि T बराबर में कितना आ गया, 20 सेकेंड आ गया। 20 सेकेंड में कितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है, यानी कि W बराबर में 15 जूल ऊर्जा प्राप्त होती है, 15 जूल। और जब 15 जूल ऊर्जा प्राप्त होती है उसमें, तो अब इसके अतिरिक्त आपसे वो पूछ रहा है तार में जो प्रवाहित धारा है ना उसकी वैल्यू बताइए। तो भैया अगर मैं आपसे एक प्रश्न करूं कि इससे संबंधित अगर एक कोई फार्मूला होता है क्या, ठीक ना, कोई फार्मूला होता है इससे संबंधित जहां पर हम इसका इस्तेमाल कर सकें, ठीक ना। तो चलो आपको बताते हैं किया गया कार्य जो होता है वो किसके बराबर होता है, ठीक ना। किया गया कार्य W बराबर में कौन सा फार्मूला V इंटू आई इंटू टी का इस्तेमाल करेंगे, V इंटू आई इंटू टी का इस्तेमाल करेंगे। ये फार्मूला कहाँ से आ जाता है, तो मैं आपको बता दूं ये जो फार्मूला आता है एक कॉर्नर में V बराबर में क्या होता है W अपान में Q। ये विभव का जो परिभाषा है उसे याद होगा आप लोगों को कि एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। यहाँ से जब आप लोग W का वैल्यू प्राप्त करेंगे तो V इंटू में क्या हो जाएगा Q, और आपको पता है Q बराबर में क्या होता है, I इंटू में T होता है। तो जो W बराबर हो जाएगा वो V इंटू आई इंटू में T हो जाएगा। तो इस फार्मूले का प्रयोग हम लोग कर रहे हैं ताकि यहाँ से हमें क्या मिल जाए, धारा मिल जाए, ठीक ना। तो अब देखो ये जो ऊर्जा प्राप्त होती है ना वो किए गए कार्य से ही प्राप्त होती है। तो जो किए गए कार्य से ऊर्जा प्राप्त होती है तो हम लोग W लिख सकते हैं बेसिकली। यहाँ से जब आप I का वैल्यू याद करेंगे तो कितना हो जाएगा, W बटा में V इंटू में T हो जाएगा। तो W बटा में V इंटू टी है। वैल्यू हम लोग लग सकते हैं W का जो वैल्यू है वो कितना है, 15 जूल है, और जो V का वैल्यू है वो 1.5 और T का वैल्यू कितना है, 20। तो आप इसको कर लीजिए, कितना हो जाएगा 15 बटा में, और जब 15 दूना में 30, हाँ ठीक ना, 300 होगा तो एक स्थान पे दशमलव लगाएंगे तो ये इतना हो जाएगा। और जब आप इसको डिवाइड करेंगे 15 बटा में 30 को तो कितना हो जाएगा 1/2, यानी 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी, ठीक ना। अर्थात तो उसमें धारा जो प्रवाहित हो रही है तार के सिरों के बीच उसमें 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक ना। तो ये हमारा रहा ये प्रश्न। अब हम लोग अगले इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ चलते हैं। वो जो प्रश्न है हमारी 2020 की परीक्षा का है, और आपको जान लेना इस पर जो आधारित प्रश्न है ना वो आपको क्लास 9th में भी मिला होगा। तो सर सबसे पहले हम लोग इसको इरेज करते हैं फिर उसको समझते हैं, ठीक है। देखिए जो अगला प्रश्न है वो दे रखा है, आपके घर में प्रयुक्त 1.5 किलोवाट का एक एयर कंडीशनर प्रतिदिन 10 घंटे चलाया जाता है। प्रति माह खर्च होने वाले विद्युत ऊर्जा का मूल्य ज्ञात कीजिए यदि प्रति यूनिट विद्युत मूल्य 7 रुपये हो, ठीक ना। अर्थात देखो क्या क्या आपको दे रखा है कि आपके घर में एक 1.5 किलोवाट का एयर कंडीशनर प्रतिदिन 10 घंटे चलता है, यानी कि सीधे सीधे बात करें जो एयर कंडीशनर है, एयर कंडीशनर की शक्ति, ये आप सामर्थ्य कि जो सामर्थ्य दे रखा है वो कितना दे रखा है भैया, आपको 1.5 किलोवाट दे रखा है, ठीक ना। 1.5 किलोवाट। जब 1.5 किलोवाट तो सबसे पहले आपको जो काम करिए ना इसको वाट में बदल लीजिए। तो 1.5 में कितना से गुणा कराएंगे, 1000 से, क्योंकि 1 किलोवाट में कितना वाट होता है, 1000 वाट होता है। तो अब ये किस में बदल चुका है, वाट में, तो सीधे ये कितना हो जाएगा, 1500 वाट हो जाएगा, ठीक ना।
ये वैल्यू कितना आ जाएगी इसमें 1500 वाट जब आप गुणा कराएंगे तब। अब देखिए इसके अतिरिक्त आपको दे रहा है प्रतिदिन वो 10 घंटे जलाया जा रहा है। प्रतिदिन कितने घंटे जलाया जा रहा है? 10 घंटे। उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको व्यय विद्युत ऊर्जा ज्ञात करना है ना, व्यय विद्युत ऊर्जा, व्यय विद्युत ऊर्जा, उसका फार्मूला क्या होता है भैया? ठीक ना, जो फार्मूला होता है वो कहाँ से आता है? वाट गुणे घंटा गुणा दिन बटा में 1000। ठीक ना, यानी वाट गुणा में घंटा गुणा में दिन बटा में 1000। ये जो फार्मूला होता है ना, ये व्यय विद्युत शक्ति को बताता है, यानी जो व्यय विद्युत ऊर्जा है वो कितनी विद्युत ऊर्जा किसी भी उपकरण के द्वारा किसी घर में व्यय होती है। तो अब वाट का मतलब जो इसकी सामर्थ्य है, घंटा का मतलब प्रतिदिन कितने घंटे चलता है, और दिन का मतलब हमें कितने दिनों का चाहिए। बेसिकली इसमें 30 माह का जो महीना है उसको वो बोला है, तो जब 30 माह का बोला है तो दिन की जगह 30 रखेंगे। चलो हम लोग पहले रखते हैं, कितना हो जाएगा 1500 गुणा में घंटा कितना है 10, और 1 महीने का है तो 1 महीने में हम लोग मानक जो लेंगे वो कितना लेंगे? 30 दिन का लेंगे, तो गुणा में 30 और बटा में कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। ठीक ना, तो 1 2 3 और 1 2 3 इनका काम हो गया। टपका दिए इनको भैया, देखो कितना हो गया? 15 3 45, यानी कि 450 यूनिट आ गया। अब ये जो वैल्यू आता है ना, ये यूनिट में आता है। यूनिट का मतलब किलोवाट घंटा से तात्पर्य होता है। यूनिट का मतलब किलोवाट घंटा से तात्पर्य होता है। तो ये जो वैल्यूज आ जाती है ये कितना आ जाती है भैया? 450 यूनिट आ जाती है इस एयर कंडीशनर के द्वारा व्यय विद्युत ऊर्जा। ठीक ना, अब देखो आपसे कह रहा है ना कि जो विद्युत का मूल्य है वो कितना है? विद्युत का मूल्य, विद्युत का जो मूल्य है वो है 7 रुपये प्रति यूनिट है। कितना है? 7 रुपये प्रति यूनिट है, यानी कि 1 यूनिट का 7 रुपये है। तो हम क्या करेंगे? यानी प्रति नहीं, अब लिखेंगे पूरे खर्च, पूरा खर्च आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक ना, पूरा खर्च लिख लो, बेहतर रहेगा। पूरा खर्च, पूरा खर्च का मतलब एयर कंडीशन जितना भी खर्च लेगा। देखो कितना यूनिट खर्च कर रहा है? 450 यूनिट, और 1 यूनिट का दाम कितना है? 7 रुपया। तो गुणा कर लो, 0 7 5 35 और हासिल 3 7 चौक 28 और 3 31, यानी कि 3150 रुपया पूरा उसका बिल आ जाएगा 1 महीने का। अब देखिए एक एयर कंडीशनर चलता है, एयर कंडीशनर का मतलब समझ रहे हैं? वातानुकूलित एसी। ठीक ना, ब्रैकेट में एसी लिख देते हैं। तो अब ये अगर 1500 वाट की है एसी, तो अगर एक प्रतिदिन 10 घंटे चलती है तो 1 महीने में उसका जो बिल आ रहा है वो कितना आ रहा है? 3150 रुपये आ रहा है। ठीक, तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला भी प्रश्न समझ में आया होगा। अब हम लोग अगला इसमें एक और प्रश्न लेते हैं। ठीक ना, वो 2020 की परीक्षा का है, वो भी इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है। ठीक ना, मतलब उसका पैटर्न अलग है तो आपको समझना पड़ेगा। बस घुमा करके पूछा है तो इजी। तो अब मैं इसको उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, तो मिटा देते हैं। लेकिन अगला जो प्रश्न है वो क्या है? 60 वाट तथा 60 वाट 220 वोल्ट और 100 वाट तथा 220 वोल्ट के 2 विद्युत बल्ब श्रेणी क्रम में 220 वोल्ट के विद्युत मेंस से संयोजित किए गए हैं। दोनों विद्युत बल्बों में प्रवाहित होने वाली विद्युत धाराओं की गणना कीजिए। भैया देखो यहाँ पर ध्यान से ना कि ये जो विद्युत बल्ब हैं दोनों, एक जो पहला विद्युत बल्ब है उस पर कितना लिखा हुआ है? यानी कि 60 वाट 220 वोल्ट, और जो दूसरा वाला है उस पर कितना लिखा गया है? 100 वाट और 220 वोल्ट ये लिखा गया है। दोनों को किस क्रम में रखा गया है भैया? श्रेणी क्रम में रखा गया है। दोनों को श्रेणी क्रम में रखा गया है, और इसको श्रेणी क्रम में संयोजित करने के बाद ना इसमें 220 वोल्ट का विभव लगाया जा रहा है, और आपसे पूछा जा रहा है कि उसमें कितनी धारा बहेगी। ठीक ना, तब ध्यान से मेरी बात को समझिएगा आप लोग कि यहाँ पर आपसे जो सबसे बड़ी चीज़ जो आपको ज्ञात करनी है ना कि धारा करंट आई का वैल्यू ज्ञात करना है। और श्रेणी क्रम है तो श्रेणी क्रम में तो भैया कितने भी प्रतिरोध लगाओ सब में धारा उतनी ही जाएगी, बराबर मात्रा में जाएगी। और सब में धारा बराबर मात्रा में जाएगी तो पहली बात कि आपको प्रतिरोध पता होना चाहिए, तब तो आप धारा का वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो पहले वाले बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात करिए, फिर दूसरे वाले बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात करिए। ये देखिए ये P दे रखा है आपको, ये V दे रखा है, और आपको चाहिए क्या? R का वैल्यू चाहिए। तो आपको PVR में संबंध पता है, P = V स्क्वायर बटा में R। तो आप यहाँ पर लिखिए P = V स्क्वायर अपान में R से। ठीक है, इस फार्मूले का उपयोग कर रहे हैं तो ऐसे लिख लें, पहले बल्ब का प्रतिरोध, पहले बल्ब का प्रतिरोध। और जब पहले बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात करेंगे तो उसको मान लीजिए कि किस क्रम में है, या फिर रहने दीजिए, पहले बल्ब का प्रतिरोध तो कितना हो जाएगा? V स्क्वायर बटा में P हो जाएगा। तो V का वैल्यू कितना? 220 का स्क्वायर, और जो P का वैल्यू है वो कितना है? 60 वाट है, यानी कि 220 गुणा में 220 और बटा में कितना हो गया? 60।
तो ये कट गया। अब जब गुणा कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 484 हो जाएगा, 22 का स्क्वायर 48 बटा में 6। तब आप इसको डिवाइड कर लीजिए कि कितना हो जाएगा, 6 8 48 और 0, 6 8 48 और फिर कितना हो गया, 6 6 के 36। या फिर ऐसा करिए कि इसको हम इतना ही रहने देते हैं, ठीक ना, थोड़ा सा इसको और भी छोटा कर लीजिए, छोटा कर लिया जाएगा तो बेहतर रहेगा, ठीक ना। जैसे 2 से कट दीजिए, 2 3 6 और 2 हो गया, 4 हो गया और 2 0, यानी 2420 बटा में 3 ओम आ गया। ये एक पहले बल्ब का प्रतिरोध आया, ठीक ना। इसी प्रकार से आप दूसरे बल्ब का प्रतिरोध याद करिए, दूसरे बल्ब का प्रतिरोध, दूसरे बल्ब का प्रतिरोध जब हम लोग दूसरे बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात करेंगे तो वो कितना आ जाएगा दूसरे, वो भी तो v स्क्वायर बटा में p ही होगा ना। मतलब अभी इसका जो v स्क्वायर है वो भी 220 का स्क्वायर है और जो इसका p है वो कितना है, 108 है, तो बटा में 100 लिखिए, यानी 220 गुणा में 220 और बटा में कितना हो गया 100। तो 100 का मतलब 2 जीरो खत्म कर दीजिए, 22 का 22 में गुणा कराएंगे तो कितना हो गया, 484 ओम आ गया, ठीक ना। और आप इसको भी डिवाइड कर लीजिए तो बेहतर होगा ऐड करने में, तो 3 8 40 हो गया और कितना हो गया आपका 3 8 24 40 नहीं, 3 8 24 और फिर 0 और 3 छक में 18, फिर 3 छक में 18, इस प्रकार से करके 6 6 आया गया था 806.6। अब देखो पूरे संयोजन का आप प्रतिरोध ज्ञात करो, जैसे कि ये पहले बल्ब का प्रतिरोध हो गया, दूसरे बल्ब का प्रतिरोध, दोनों का प्रतिरोध आपको मिल गया। अब आपको क्या चाहिए कि ये दोनों अगर श्रेणी क्रम में जुड़े गए हैं तो इनका तुल्य प्रतिरोध, तो दोनों बल्बों का तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, दोनों बल्बों का तुल्य प्रतिरोध, जो तुल्य प्रतिरोध आएगा दोनों बल्बों का वो कितना हो जाएगा भैया, ऐड कर दो दोनों बल्बों को, यानी कि दोनों बल्बों के प्रतिरोध को, यानी कि 806.6 और प्लस में 484 ओम। जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 484 में ये 6 मतलब 4 6 10 को 0 और ये कितना हो जाएगा आपका 8 और एक ये 9 हो गया और इधर 8 और 4 12, 1290.6 ओम आ गया, ठीक ना, यानी कि 1290.6 ओम आ गया ये दोनों बल्बों का तुल्य प्रतिरोध। अब देखो ये 1206.9 अरे 1290.6 ओम आया है, ये प्रतिरोध आया है और इसमें विभव कितना दिया जा रहा है 220 वोल्ट का। तो आई का वैल्यू जो होगा, मैं ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक ना, इसके बाद आप लोग नीचे लिखेंगे, तो आई का जो वैल्यू होगा वो v बटा में r होगा ना। तो जो v का वैल्यू है वो 220 वोल्ट दे रहे हैं और बटा में कितना हो रहा है 1290.6, ठीक ना। अब आप इसको डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो किसकी वैल्यू आ जाती है, करंट की, और जब इसको डिवाइड करते हैं तो 0.17 एम्पियर आता है, 0.17 एम्पियर आता है इसको भाग देने पर, तो ये इतनी करंट हो जाती है, करंट की वैल्यू हो जाती है। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। देखो पैटर्न थोड़ा सा अलग है, आपको समझना पड़ेगा, 2 बल्ब दे रखा है, दोनों को श्रेणी क्रम में जुड़ा है और कह रहा है कि इसके सिरों के बीच अगर 220 वोल्ट का विभव हम लगाते हैं तो उसमें कितनी धारा बहेगी। तो आपको जब श्रेणी क्रम में तो धारा ज्ञात करने के लिए पहले आपको प्रतिरोध चाहिए, तो आप दोनों बल्बों का प्रतिरोध ज्ञात करेंगे, श्रेणी समांतर जिसमें जुड़े होंगे, तो मतलब ये श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है तो उसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। जब तुल्य प्रतिरोध आ जाता है तो आप इस फार्मूले से इस करंट का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो प्रश्न है ये भी समझ में आ ही गया होगा, ठीक ना। अब जो इससे आगे का प्रश्न लेते हैं हम लोग, एक और प्रश्न लेते हैं। ये प्रश्न जो है 2022 का है। अब मैं इसको इरेज करता हूँ। ये जो प्रश्न है 2022 की परीक्षा का है। क्या बोल रहा है कि यल लंबाई तथा ए मोटाई के तार का प्रतिरोध 10 ओम है। इसी पदार्थ के एक अन्य तार जिसकी लंबाई L/3 तथा मोटाई 3a हो तब उसका प्रतिरोध क्या होगा या ज्ञात कीजिए, ठीक ना। अब बताओ, कह रहा है ना कि एक तार है, ठीक ना, एक तार है, पहला तार है और एक दूसरा तार है। जो पहला तार है उसकी लंबाई जो है वो L है, ध्यान से समझना मेरी बात को, उसकी लंबाई L है, लंबाई बराबर में लिख देते हैं, और उसका जो क्षेत्रफल है यानी कि सॉरी मोटाई जो है वो a है, मोटाई जो है वो कितना है a है, आप मान सकते हो, उसका परिच्छेद क्षेत्रफल दे रखा है। और इस तार का जो प्रतिरोध है ना वो R बराबर में कितना दे रखा है आपसे 10 ओम बोल रहा है। और कह रहा है कि एक दूसरा तार है, इसी पदार्थ का दूसरा तार है, उसकी जो लंबाई है वो L/3 है, इसकी लंबाई L/3 है और जो इसकी मोटाई है ना वो 3a है, मोटाई जो है वो कितना है 3a है। तो अब इस वाले जो तार है ना, ये वाला जो तार है इसका क्या ज्ञात करिए, प्रतिरोध ज्ञात करिए। आपसे यही पूछ रहा है। इसको अगर R1 मान लीजिए तो इसको क्या मान लीजिए R2।
अब थोड़ा ध्यान से समझो कि अगर R1 का वैल्यू ज्ञात करेंगे तो रो L बटा में A आएगा कि नहीं आएगा। तो अगर इससे ज्ञात करेंगे रो L बटा में, अगर आप इस फार्मूले का उपयोग करते हैं तो क्या हो जाएगा, R1 बराबर में रो L बटा में A हो जाएगा। ठीक ना, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। और एक चीज़ याद रखो, यहाँ पर कितना, अभी एक इसको नहीं बनाई है, R1 का वैल्यू दे रखा है ना, तो 10 रख दीजिए। 10 बराबर में कितना हो गया, रो L बटा में A, समीकरण 1 बना दीजिए। अब यहाँ पर अगर आप R2 का वैल्यू ज्ञात करेंगे इसी फार्मूले से, यानी कि R बराबर में रो L बटा में A से, ठीक ना, तो यहाँ से जब आप R2 की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो रो हो जाएगा, और देखो लंबाई कितना दे रखा है आपसे, L बटा में 3 दे रखा है, और जो इसकी मोटाई है वो कितना दे रखा है, 3A। तो अब ये जो 3 का गुणा होगा ना, ये नीचे हो जाएगा, तो R2 का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना, रो L बटा में 9A हो जाएगा। ये बन गया आपका समीकरण नंबर 2। ठीक ना, अब क्या करिए, दोनों समीकरणों को भाग दे दीजिए, यानी समीकरण 1 व समीकरण 2 को भाग देने पर, समीकरण 1 व 2 को भाग देने पर, जैसे ही आप भाग देंगे तो क्या होगा, भाग देने पर देखो इधर 10 बटा में, इधर तो R2 हो गया, इधर क्या हो गया, रो L बटा में A, और अपान में नीचे भी रो L बटा में 9A हो जाएगा। ठीक ना, तो कितना हो गया, रो से रो खत्म, L से L खत्म, A से A खत्म, और 9 का गुणा कहाँ हो जाएगा, बिल्कुल ऊपर हो जाएगा। तो बिल्कुल मैं लिखता हूँ 10 बटा में कितना हो गया, R2 बराबर में 9 हो गया। ठीक ना, तो यहाँ से जब आप R2 का वैल्यू ज्ञात करेंगे ना, तो R2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 बटा में 9 ओम आ जाएगा। R2 का जो वैल्यू ज्ञात करेंगे वो 10 बटा में 9। अब आप कहोगे कि हमें दोनों को भाग देने की जरूरत क्यों पड़ी भैया, तो देखो भाग इसीलिए दिए रहे ना, ये जो रो है वो बिल्कुल सेम होगा, प्रतिरोध ये जो विशिष्ट प्रतिरोध समान पदार्थ है ना, पदार्थ की प्रकृति समान है, मतलब उसी पदार्थ का बना हुआ है। तो अब यहाँ पर हमें भाग देने का मतलब तभी हमें दोनों में रिलेशन समझ में आएगा, जब संबंध आ जाएगा ना दोनों में, तब हम उसकी वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो ये रहा हमारे प्रश्न, ये 2022 की परीक्षा का है। देखो इससे आसान प्रश्न की आप क्या उम्मीद ही कर सकते हो, ये बताओ, इससे आसान प्रश्न की आप क्या उम्मीद कर सकते हैं, बिल्कुल ईजी है। आप एक और काम कर सकते हैं, रो L बटा में A का ये वैल्यू दे रखा है ना, यहाँ से रो L बटा A का भी वैल्यू अगर आप 10 रख देते हैं तो वही वैल्यू मिलेगी, लेकिन भाग दे लेंगे तो एक यूनिक तरीका रहेगा। ठीक है, तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। अब मैं एक और प्रश्न लेता हूँ, ठीक ना, अब और बहुत बेहतरीन प्रश्न है, वो 2023 की बोर्ड परीक्षा का है, और उसके बाद मैं इस सीरीज को यहीं पर समाप्त करता हूँ। ठीक ना, तो पहले इसको हम लोग इरेज करते हैं, ठीक ना। चलिए, जो प्रश्न दे रखा है वो क्या है भैया, कि एक विद्युत बल्ब 80 वोल्ट पर संचालित करने पर 10 एम्पीयर की धारा लेता है, और बल्ब को 240 वोल्ट पर संचालित करने के लिए उसे कितना प्रतिरोध उसके श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए जिससे कि वह उतनी ही धारा ले। देखो 2023 का प्रश्न है, बिल्कुल 2 लाइन का प्रश्न है, अगर समझ लिए ना तो लग गया, नहीं समझे तो नहीं लगा। पहले समझो, फिर से एक बार मैं प्रश्न को रिपीट करता हूँ, पढ़ता हूँ कि विद्युत बल्ब को 80 वोल्ट पर संचालित करने पर उसमें कितनी धारा बह रही है, 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित, 10 एम्पीयर की धारा लेता है वो। अगर इसको हम 240 वोल्ट पर जलाना है तो उसमें, ठीक ना, उसमें उसके श्रेणी क्रमों में कितना और प्रतिरोध जोड़ दें कि उसमें धारा उतनी ही लगे। तो पहले देखो भैया क्या दे रखा है आपको, यानी कि V का वैल्यू दे रखा है 80 वोल्ट, यानी 80 वोल्ट पर वो कितनी धारा लेता है, I बराबर में 10 एम्पीयर की धारा ले रहा है। और आपसे ये कह रहा है ना कि ये 80 वोल्ट की जगह अगर हम लोग 240 वोल्ट कर दें, ठीक ना, ध्यान समझना, इस 80 वोल्ट की जगह 240 वोल्ट कर देना, तो अब ये क्या करता है कि कितना इसके श्रेणी क्रम में हम और भी रेजिस्टेंस ऐड कर दें, यानी कि ऐड कर दें, जोड़ दें, ताकि ये जो धारा I है ना वो 10 एम्पीयर की ही रहे। तो ध्यान से पहले समझो चीज़ों को, कि अगर इतना पर वो बल्ब संचालित हो रहा है ना, तो पहले बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात करो, कितना होगा बल्ब का प्रतिरोध। तो बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात करेंगे ना, तब R बराबर में फार्मूला V बटा में I लिख सकते हैं, V बराबर में I R ओम के नियम से। तो कितना हो जाएगा, V का वैल्यू कितना है 80 है, और बटा I का जो वैल्यू है वो 10, यानी कितना आ गया 8 ओम आ गया रेजिस्टेंस। उसका जो प्रतिरोध आ गया वो बल्ब का कितना आ गया 8 ओम आ गया। ठीक ना, अब देखो ये 8 ओम का प्रतिरोध उस बल्ब का है, जब वो 80 वोल्ट पर संचालित होकर 10 एम्पीयर की धारा लेता है, तो अब जब उसको 240 वोल्ट पर संचालित करते हैं तब उस बल्ब का प्रतिरोध क्या होगा। ठीक ना, ध्यान, मतलब इस जो बल्ब का प्रतिरोध नहीं होगा, अब मतलब पूरी ये संयोजन का प्रतिरोध हो जाएगा ना, क्योंकि इसमें हमें और भी ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, ठीक ना, यहाँ पर मैं नहीं लिखता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ कि 240 वोल्ट पर, ठीक ना, 240 वोल्ट पर संचालित करने पर प्रतिरोध,
प्रतिरोध, ठीक ना। अब देखो धारा तो उतना ही रहना चाहिए, तो अब यहाँ पर जब प्रतिरोध की बात कर रहे हैं ना, तो इसको भी आरी मान लीजिए। कितना हो जाएगा आपका 240 और बटा में करंट 10, यानी कि सीधे डिवाइड कर देंगे तो 24 ओम का प्रतिरोध। यानी कि भैया देखो, अगर बल्ब को 240 वोल्ट पर संचालित करना है ना, तो अब क्या करना पड़ेगा कि उस पूरे बल्ब सहित पूरे संयोजन का जो प्रतिरोध होना चाहिए वो 24 ओम का होना चाहिए, बल्ब सहित। और बल्ब का प्रतिरोध तो आपको मिल चुका है, कितने ओम का मिल चुका है? 8 ओम का मिल चुका है। समझ में आ रही बात ना। और जब 8 ओम का मिल चुका है तो अब इस 8 ओम को इस 24 ओम में से माइनस कर दीजिए, और जब घटा देंगे तो पता चल जाएगा ना कि उसमें आप एक्सटर्नल कितने ओम का प्रतिरोध जोड़ रहे हैं। तो घटा देते हैं यहाँ पर, ठीक ना। जब इसको हम घटा देते हैं तो यहाँ पर याद रखें नए प्रतिरोध का मान कितना हो जाएगा, नए प्रतिरोध का मान। और जो नए प्रतिरोध का मान आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा भैया, घटा दो 24 माइनस में 8 यानी कि 16 ओम का। और प्रतिरोध हम उसको श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तब वो किस क्रम में, वो 240 वोल्ट पर चल सकता है। समझ में आ रही बात ना। अब देखो बिना प्रतिरोध जोड़े अगर 80 वोल्ट पर जो चल रहा है उसको 240 वोल्ट पर चलाएंगे ना, तब वो क्या हो जाएगा, आप लोग समझते ही हैं उसकी क्या हालत होगी, ठीक ना। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो जितने भी हमने अलग अलग प्रकार के न्यूमेरिकल्स लिए, बेसिकली 4-5 वीडियोज़ हो गई इस विद्युत धारा पर, तो सभी आपको समझ में आए होंगे। अब नाउ मैं आप लोगों से मिलूंगा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव वाले वीडियो के न्यूमेरिकल के साथ, और इसके बाद जब वो हमारा टॉपिक समाप्त हो जाएगा तब मैं मॉडल पेपर की भी बात करूंगा। और मॉडल पेपर कई सारे बुक्स में लूँगा, बुक्स का मतलब एक मैं खुद बनाऊंगा, खुद से मॉडल पेपर बनाऊंगा। उसके अतिरिक्त जो अलग अलग प्रकार की किताबें हैं ना, जो मॉडल पेपर इश्यूज करती हैं किताबें, हम लोग उन मॉडल पेपर्स को भी देखेंगे। और बोर्ड के द्वारा जारी मॉडल पेपर तो ज़रूर देखेंगे भैया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो नाउ अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।